हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर से बेहतर हो रही होगी। तो आप सभी से बस यही अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, आप सभी से साहिदय कोट कोट प्रणाम करता हूं कि ये गंगा एकेडमी मंच, प्लेटफॉर्म, एक परिवार आप सभी का है और आप सभी एक साथ आइए, एकजुट होकर आइए चैनल पर और चैनल पर आके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिए, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखिए, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हर एक वीडियो महत्वपूर्ण है और बेहतर से बेहतर आपका वीडियो परोपकारी सिद्ध होगा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए। और वीडियोस को देखकर जाओगे तो ये वादा करता हूं कि आप सभी परीक्षा हॉल में अधिक से अधिक क्वेश्चन सही करके आओगे और परीक्षा क्वालिफाई करके एक नौकरी लोगे, जिससे आपके सपने साकार होंगे, आपके माता पिता का सपना साकार होगा और निश्चित रूप से जब आप नौकरी पाओगे तो आपके माता पिता ही के सपने ही नहीं बल्कि गंगा एकेडमी मंच का भी सपना साकार होगा, मेरा भी सपना साकार होगा। तो आप सभी वीडियोस पर प्यार और सपोर्ट बनाइए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से निरंतर हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से। और वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट के हर ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों आदि हर मित्रों को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी आप सब पहुंचा दीजिए और आप सब निरंतर जुड़ते हुए आइए और जिससे आपके साथ में जुड़कर संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी आपको निःशुल्क घर बैठे आपको पूरा फुल सिलेबस पर उपलब्ध करा सकूं और पीडीएफ सहित आप सभी को की तैयारी कंप्लीट कराऊंगा। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए, चैनल पर आके सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिए और लाइक शेयर कमेंट देते जाइए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। पिछले सेशन में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लेकर चल रहे थे और हम पिछले सेशन में समाप्त किए थे भारतीय अनुच्छेद में 114। अनुच्छेद 114 तक आपको पिछले सेशन की इस वीडियोज में मिल जाएगा। आप सब अगर नहीं देखे हैं तो मैं एडवाइस करता हूं आप सभी को कि पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। आपके गंगा एकेडमी यूट्यूब मंच पर, परिवार चैनल पर प्लेलिस्ट में आपकी हर एक विषय की प्लेलिस्ट बन चुकी है और आप सब प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा शुरू से लेकर अंत तक वीडियोस को देखते हुए जाइए और लगातार देखिए, 2-4 बार लगातार देखिए वीडियो। हम पिछले सेशन में अनुच्छेद 114 तक डिस्कस कर चुका था, पर आप सभी से वार्तालाप कर चुका था, बातें कर चुका था। आज के सेशन में हम शुरू करेंगे अनुच्छेद 114 से, आगे के सारे अनुच्छेदों को देखेंगे। तो आप सभी एक बार फटाफट सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी मित्रों, संबंधियों को शेयर कर दीजिए कि सभी बच्चे आ जाएं, हर एक गरीब बच्चा गंगा एकेडमी पर आ जाए और परीक्षा की तैयारी को बेहतर करें। तो चलिए एक बार आप सब शेयर कर दीजिए और आप सभी जुड़ जाइए चैनल पर। अब हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों में अनुच्छेद 114 से। तो अनुच्छेद 114 में मैंने कहा था कि अनुच्छेद 114 में क्या याद कर लीजिए, विनियोग विधेयक याद कर लीजिए। यानी विनियोग विधेयक निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ऐसे आपके परीक्षा में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि विनियोग विधेयक
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, किस आर्टिकल से संबंधित है। तो वहां आपको ऑप्शन देखना है विनियोग विधेयक, यानी विनियोग विधेयक जहां आपको दिखे उस ऑप्शन को टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो 114 भूलोगे? नहीं भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। 114 में अनुच्छेद 114 में क्या है? विनियोग विधेयक। याद कर लीजिए, अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अब आते हैं अनुच्छेद 115 में। तो अनुच्छेद 115 याद कर लीजिए, अनुपूरक, अतिरिक्त व अधिक अनुदान। जब बात कहीं अनुपूरक की होती है, अतिरिक्त की बात होती है, अधिक अनुदान की बात होती है, तो वहां भारतीय संविधान का अनुच्छेद 115 संबंधित होता है। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त व अधिक अनुदान। अब नेक्स्ट अगला अनुच्छेद की बारी है, अनुच्छेद 116, आर्टिकल 116। तो आर्टिकल 116 याद कर लीजिए, प्रत्यानुदान, लेखानुदान, अपवादा अनुदान। जब बात प्रत्यानुदान की होती है, लेखा अनुदान की बात होती है, अपवादा अनुदान की बात होता है, तो वहां भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित होता है? तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 116। तो 116 अनुच्छेद, आर्टिकल 116 में याद कर लीजिए, भूलना नहीं है। अनुच्छेद 116 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 116 कहता है प्रत्यानुदान, लेखा अनुदान और अपवादा अनुदान। अब नेक्स्ट आ जाइए, अगला अनुच्छेद 117, आर्टिकल 117, 117वां आर्टिकल पर आते हैं। तो यह 117 अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 117 क्या कहता है? आर्टिकल 117 क्या कहता है? तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक, यानी कि वित्त विधेयक के बारे में कोई विशेष उपबंध बनाने की प्रक्रिया देता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 117। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रिया बनाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117। तो याद कर लीजिए, आर्टिकल 117, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध से? तो अनुच्छेद 117। याद कर लीजिए, अनुच्छेद 117, आर्टिकल 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध की बात करता है। तो आगे आइए, अगला अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 118। तो अनुच्छेद 118 में याद कर लीजिए, प्रक्रिया के नियम दिया हुआ है। निम्नलिखित में से बताइए, प्रक्रिया का नियम भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो वहां आपको याद रखना है अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 118 में क्या है? प्रक्रिया का नियम। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 118। तो अनुच्छेद 118 में क्या याद करना है? प्रक्रिया का नियम। याद कर लीजिए, प्रक्रिया का नियम, प्रक्रिया का नियम भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रक्रिया का नियम से संबंधित है? तो प्रक्रिया के नियम से संबंधित है अनुच्छेद 118। याद कर लीजिए। अब आते हैं, अगला अनुच्छेद है 119। अनुच्छेद 119, आर्टिकल 119 में याद कर लीजिए, 119 में
संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर देता है। तो संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन करता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो 119। तो याद कर लीजिए आर्टिकल 119 अनुच्छेद 119। तो 119 में याद कर लीजिए संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। तो याद कर लीजिए संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद संबंधित है 119, आर्टिकल 119। तो याद कर लीजिए आर्टिकल 119 क्या कहता है? तो आर्टिकल 119 कहता है संसद में जो वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया होता है उस वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का यहाँ विधि द्वारा विनियमन करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 119। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 120। आर्टिकल 120 तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कि संसद में जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, कौन सी भाषा का यूजेज होगा संसद में, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 120 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 120 में लिखा हुआ है। याद कर लीजिए संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो अगला अनुच्छेद याद कीजिए आर्टिकल 120 अनुच्छेद 120। तो याद कर लीजिए कि 120 कहता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं, संसद में प्रयोग किया जाने वाला भाषा संसद में प्रयोग किया जाने वाला भाषा भारतीय संविधान का संबंधित है अनुच्छेद 20 कि संसद में जो बातचीत होगी, जो संसद में भाषा का प्रयोग होगा वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में लिखा हुआ है प्रयोग संसद में प्रयोग किए जाने वाले भाषा के बारे में। तो याद कर लीजिए भूलना नहीं है अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग किया जाने वाला भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का जिक्र किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में, आर्टिकल 120 में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद आर्टिकल 121। तो अनुच्छेद 121 क्या कहता है? तो याद कर लीजिए, गौर कीजिए मेरे बातों पर कि अनुच्छेद 121 कहता है संसद में चर्चा के निवर्धन। जो संसद में चर्चा होता है उन चर्चाओं के निवर्धन के बारे में बात करता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 121 आर्टिकल 121 में क्या है? संसद में चर्चा के निवर्धन। तो अगला अनुच्छेद पर आते हैं, याद कर लीजिए आर्टिकल 121
अनुच्छेद 121 क्या है? अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा के निबंधन संसद में चर्चा के निबंधन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 121 याद कर लीजिए। अनुच्छेद 121 आर्टिकल 121 क्या है? संसद में चर्चा के निबंधन। संसद में चर्चा के निबंधन निम्नलिखित में से बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो 121 अनुच्छेद 121 संबंधित है। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है अनुच्छेद 122 आर्टिकल 122 आर्टिकल 122। तो अनुच्छेद 122 कहता है न्यायालय द्वारा कोर्ट द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाए। यानी कि जो संसद की कार्यवाही होगी वो न्यायालय में कोई जांच नहीं की जाएगी। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद स्पष्ट कर देता है, अनुच्छेद नंबर 122। तो याद कर लीजिए कि संसद में कोई भी कार्यवाही होती है तो उस संसद की कार्यवाही पर न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जाती है, जांच नहीं की जाती है। ये स्पष्टीकरण कर देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 आर्टिकल 122। तो यहाँ न्यायालय कमजोर हो जाता है और संसद मजबूत हो जाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 के तहत कि संसद में किसी भी प्रकार की जो भी कार्यवाही होती है, चाहे गलत कार्यवाही हो या सही हो, अगर गलत ही कोई कानून बनता है तो उस पर संसद कोई कार्यवाही जांच नहीं कर सकता है। ये यहाँ संसद को मजबूती दे देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122। तो याद कर लीजिए अगला अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 122। तो 122 आर्टिकल में याद कर लीजिए न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 122 संबंधित है। याद कर लीजिए आर्टिकल 122 को कि आर्टिकल 122 अनुच्छेद 122 क्या कहता है? न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं करता है, नहीं किया जाता है। ये स्पष्ट कर देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122। तो नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 123 में क्या है कि अगर संसद में कोई विश्रांति काल का समय है और संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की यहाँ राष्ट्रपति को शक्ति दे दिया गया है कि अध्यादेश वो प्रख्यापित राष्ट्रपति कर सकता है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 123 और इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है 123। आपके परीक्षा में पूछने की संभावना अधिक हो जाती है, इस नाते अनुच्छेद 123 पे स्टार लगा दीजिएगा। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा। अनुच्छेद 123
फिर से समझिए कि आर्टिकल 123 कहता है कि संसद के विश्रांति काल में, अगर संसद में विश्रांति काल का समय है तो उस दशा में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति मिल जाती है किसको? राष्ट्रपति महोदय को। तो राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संसद में विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। उसको शक्ति मिली हुई है किसको? राष्ट्रपति जी को। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 123 के अंतर्गत। तो याद कर लीजिए, अगला अनुच्छेद है 123, आर्टिकल 123 123। तो अनुच्छेद 123 पे स्टार लगा दीजिएगा। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 123 है। डबल स्टार मेरे प्यारे बच्चों लगा लीजिएगा और भूलना नहीं है अनुच्छेद 123 में, क्योंकि परीक्षा में बहुत चांसेस बन जाता है अनुच्छेद 123 से क्वेश्चन पूछने का। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे तो 123 वाला अनुच्छेद आपको अधिक बार मिल जाएगा परीक्षा में। तो यहाँ अनुच्छेद 123 में याद कर लीजिए, संसद के विश्रांति काल में, संसद के विश्रांति काल में, विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति महोदय की शक्ति, राष्ट्रपति का शक्ति यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ संसद के विश्रांति काल का समय का दौर चल रहा है, उस समय राष्ट्रपति महोदय को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति मिली हुई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 123 याद कर लीजिए, अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 संसद के विश्रांति काल में जो अध्यादेश पास होता है उस अध्यादेश को प्रख्यापित करने की शक्ति किसको है? तो ये राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय को शक्ति मिली हुई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है अगला अनुच्छेद, आइए अनुच्छेद 124। तो आर्टिकल 124 की बारी आती है, ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 124 अब यहां से आ जाता है उच्चतम न्यायालय की बारी। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन कर देता है। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से संबंधित है। अनुच्छेद 124 संबंधित है उच्चतम न्यायालय के गठन और स्थापना पर। तो आपके परीक्षा में पूछ ले कि निम्नलिखित में से बताइए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखना है अनुच्छेद 124, आर्टिकल 124। तो याद कर लीजिए आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय। हिंदी में कहते हैं उच्चतम न्यायालय, इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, की स्थापना और गठन
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है? तो याद रखना है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 क्या कहता है? तो आर्टिकल 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन। एक चीज मैं बता दूं कि उच्चतम न्यायालय का तात्पर्य होता है सुप्रीम कोर्ट, मतलब देश का सबसे बड़ा अदालत है उच्चतम न्यायालय, जिसे आप इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हो। और इस उच्चतम न्यायालय के नीचे बना है हाई कोर्ट, जिसे आप उच्च न्यायालय भी कहते हैं। तो ये उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के नीचे का कोर्ट है, और उच्च न्यायालय के नीचे का कोर्ट है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय यानी सबसे छोटा कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय है, जो जिले में होता है। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर वाला कोर्ट है उच्च न्यायालय। उसके बाद देश का सबसे बड़ा अदालत, शीर्ष अदालत है उच्चतम न्यायालय। तो ये आप कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय का गठन और स्थापना से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो 124 है। अच्छा, एक जब हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि देश का सबसे बड़ा अदालत उच्चतम न्यायालय है, उसके नीचे का अदालत उच्च न्यायालय है, जिसे आप हाई कोर्ट कहते हैं, और सबसे नीचे का अदालत है अधीनस्थ न्यायालय, जो जिले में होता है। तो आप ये बताइए कि कमेंट करके हमें बताइए कि ये उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट देश में कुल कितने हैं? आप सभी को कमेंट सेक्शन में हमें उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है, आप सभी हमें कमेंट में बताइएगा। परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है कि कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से बताइए उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, आप सभी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी के कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। तो अब मैंने अभी आप सभी अनुच्छेद 124 को अच्छी प्रकार से समझ गए कि अनुच्छेद 124 संबंधित है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से। यानी अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन और स्थापना करने को लेकर संबंधित है। स्थापना और गठन करा देता है सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 124। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन याद कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद 124। यहां आपको अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक आपको सिर्फ उच्चतम न्यायालय के बारे में ही आपको ध्यान देना है। आपसे पूछ लीजिए परीक्षा में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। 147 तक, तो 124 टू 147 संबंधित है उच्चतम न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 तक। और उच्चतम न्यायालय व उनके न्यायाधीश संबंधी मामले यहाँ स्पष्ट करता है। उच्चतम न्यायालय व उनके न्यायाधीश संबंधी मामले आते हैं
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक। तो याद करना है 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन करता है, जबकि इसके आगे 147 तक आप जो 124 से 47 तक जहां जहां भी आप पढ़ोगे यहाँ सिर्फ आपको उच्चतम न्यायालय की बात की जाएगी। उच्चतम न्यायालय तथा उनके न्यायाधीश संबंधी जो मामले हैं वो आपको स्पष्ट करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय व उनसे उनके न्यायाधीश संबंधी मामले आते हैं। 124 में याद कर लेना है उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन कराता है। तो अब 147 तक हम आपको बता दिया कि 124 से 47 तक उच्चतम न्यायालय व उनके न्यायाधीश संबंधी मामले आते हैं। अब नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 148। तो 148 क्या है आइए देखते हैं। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 क्या है? अनुच्छेद 148 में जो महालेखापाल होता है, महालेखपाल होता है, भारत का महालेखापाल का पद होता है, ये संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से। सॉरी, एक लोकपाल जो भारत में जो लोकपाल का पद होता है, ये लोकपाल का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद कर लेना है 148, अनुच्छेद 148 में लोकपाल 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 याद कर लीजिए। अनुच्छेद 148 में लोकपाल 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 भारत का लोकपाल का पद देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148। तो याद कर लीजिए भारत का लोकपाल, भारत का महालोकपाल, महालोकपाल, लोकपाल, भारत का महालोकपाल का पद देता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 148। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। परीक्षा में पूछने की संभावना अधिक रहती है अनुच्छेद 148 का। तो अनुच्छेद 148 पर भी स्टार बना लीजिएगा, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये भी परीक्षा में अधिक पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 148 क्या है? भारत का महालोकपाल। और अनुच्छेद 123 भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी क्या है? संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति को शक्ति दे देता है अनुच्छेद 123, और भारत में लोकपाल का पद दे देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148। तो आइए नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149। तो 149 में क्या है? महालोकपाल का कर्तव्य और उनकी शक्तियों के बारे में चर्चा करा देता है कि महालोकपाल का जो पद है ये कार्य क्या करते हैं, इनकी शक्ति क्या होता है, कर्तव्य क्या है, तो ये डिफाइन कर देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149। तो अनुच्छेद 149 में याद कर लीजिए महालोकपाल का पद के कर्तव्य और उनकी शक्तियां। अनुच्छेद 149 याद कीजिए, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149 याद कर लीजिए। महालोकपाल, महालोकपाल के कर्तव्य, के कर्तव्य और शक्तियां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 149।
तो 149 संबंधित है महालोकपाल के कर्तव्य और उनकी शक्तियों के बारे में चर्चा करता है। तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 क्या है। तो अनुच्छेद 149 में लिख लीजिए कि महालोकपाल के कर्तव्य व उनकी शक्तियों के बारे में चर्चा करता है। तो अनुच्छेद 148 क्या है। अनुच्छेद 148 में भारत का महालोकपाल का पद दे देता है अनुच्छेद 148, और 49 में लोकपाल के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में चर्चा करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149। तो मैंने आज आपको अनुच्छेद 114 से लेकर 149 तक रिवीजन कराने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को एक एक अनुच्छेद क्लियर हो गया होगा और कभी नहीं भूलेंगे, और परीक्षा में कहीं से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होने पाएगा। और गंगा एकेडमी का परिवार का यही उद्देश्य है कि भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक संविधान के हर एक अनुच्छेद को याद करा देना है, भारत संविधान से जागरूक कर देना है। बस आप सभी यही में कर दीजिए कि गंगा एकेडमी की चैनल को भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए, हर घर हर परिवार हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए संपूर्ण भारत में इसे, और जिससे हर एक परिवार आपका भारत का संविधान से जागरूक हो जाए, और जहां जहां जिन जिन परिवारों में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बच्चे हैं उनको फायदा हो और एक सरकारी नौकरी उन्हें आसानी से मिल जाए। यही गंगा एकेडमी का अथक प्रयास है। बस आप सभी हमें सपोर्ट करें, प्यार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन भी ले लीजिएगा, जिससे वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपको मिले, कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने न पाए। और इसे हर जगह शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर हर परिवार हर सदस्य तक पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक इसे आप पहुंचा दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या हर सोशल साइट तक आप सभी से पहुँचा दीजिए, और अपने सभी मित्रों संबंधियों परिजनों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए एक बार हम पुनः इसे रिकॉल करते हैं। मैं सेशन में बार बार रिकॉल कराने का मेरा मकसद है कि आपको इस सेशन में ही सारी चीज़ें आपके साथ हो जाए, कहीं आपको कहीं तनिक भी प्रॉब्लम ना होने पाए। अगर कहीं किसी भी अनुच्छेद में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम पुनः आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए आर्टिकल 114 रिकॉल करते हैं एक एक अनुच्छेद। तो आर्टिकल 114 में याद कर लीजिए विनियोग विधेयक की चर्चा है। तो विनियोग विधेयक भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो अनुच्छेद 114। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक याद कर लीजिए। अनुच्छेद 115 क्या है। तो आर्टिकल 115 में है अनुपूरक अतिरिक्त व अधिक अनुदान की चर्चा करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 115। तो अनुच्छेद 115 अतिरिक्त अनुपूरक व अधिक अनुदान का बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 115। नेक्स्ट आ जाते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 116। तो 116 में प्रत्यानुदान, लेखानुदान व अपवादानुदान की बात करता है। प्रत्यानुदान, लेखानुदान और अपवादानुदान की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 116, याद कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं अनुच्छेद 117। तो अनुच्छेद 117 याद कर लीजिए वित्त विधेयक के बारे में कोई विशेष उपबंध बनाता है। जब वित्त विधेयक के बारे में कोई विशेष उपबंध बनाया जाता है तो वो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत। तो याद कर लीजिए आर्टिकल 117 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 117 में याद कर लीजिए वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अब नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118। 118 तो 118 में प्रक्रिया का नियम याद कर लीजिए, यानी कि जो प्रक्रिया का नियम देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद
118 देता है। तो 118 में प्रक्रिया का नियम याद कर लीजिए। अनुच्छेद 118 आर्टिकल 118 प्रक्रिया का नियम। नेक्स्ट आ जाते हैं अनुच्छेद 119। तो अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अगर संसद में कोई वित्तीय कार्य संबंधी मामला है, प्रक्रिया है, तो उसमें विधि द्वारा विनियमन की प्रक्रिया देता है। ये विधि द्वारा विनियमन करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 119। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। संसद में अगर कोई वित्तीय कार्य संबंधी मामला है तो उस पर विधि द्वारा विनियमन की प्रक्रिया बनाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 119। याद कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल 120 की बारी है। तो आर्टिकल 120 है, याद कर लीजिए, संसद में प्रयोग किए जाने वाला भाषा। कि संसद में जो भाषा का प्रयोग होगा, कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 120 में जानकारी दी हुई है। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 120 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 120 कहता है संसद में प्रयोग किया जाने वाली भाषा के बारे में चर्चा करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120। याद कर लीजिए। अब आते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 121। तो अनुच्छेद 121 याद कर लीजिए, संसद में चर्चा के निबंधन की बात करता है। संसद में चर्चा के निबंधन की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 121 और 122 अनुच्छेद पे आ जाते हैं। तो 122 कहता है कि 122 कहता है कि न्यायालय द्वारा संसद की जो भी कार्यवाही होगी उसकी जांच ना किया जाना। यानी संसद की किसी भी कार्यवाही की न्यायालय जांच नहीं करेगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 में दिया हुआ है कि संसद में कोई भी कार्यवाही चल रही है, कोई भी कार्यवाही हुई है, तो इस पर न्यायालय कभी कोई जांच नहीं करेगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 में लिखा हुआ है। याद कर लीजिए अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। अब आ जाते हैं वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। स्टार बना लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लिख लीजिए, अनुच्छेद 123। तो अधिक परीक्षा में पूछा जाता है, बिल्कुल रख लीजिएगा अनुच्छेद 123 को। तो अनुच्छेद 123 को रख लीजिएगा कि संसद के दौरान अगर विश्रांति काल का समय है, संसद में अगर विश्रांति काल का समय है, तो उस दशा में राष्ट्रपति को यहाँ शक्ति मिल जाती है कि वो अध्यादेश प्रख्यापित कर दे। तो संसद में अगर विश्रांति काल का समय है तो उस समय राष्ट्रपति महोदय को एक शक्ति मिल जाती है कि वो राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित कर दे, अध्यादेश पारित कर दे। तो यहाँ संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने को लेकर राष्ट्रपति को शक्ति दे देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 बिल्कुल रख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेगा। वादा करता हूं ये परीक्षा में आपके आएगा। वो याद कर लीजिए अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने को लेकर राष्ट्रपति को शक्ति दे देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123। अब नेक्स्ट आ जाते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से लेकर 147। तो जब बात आती है उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट का, तो भारतीय संविधान अगर पूछ ले परीक्षा में कि कौन कौन से अनुच्छेद निम्नलिखित में से बताइए कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है, तो वहां आप 124 से लेकर 147 लगाओगे। यानी अनुच्छेद 124
अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है। 124 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन करता है, स्थापना करता है। इस प्रकार से 124 से 47 तक आपको उच्चतम न्यायालय या उनके न्यायाधीश संबंधी मामले हैं, याद करना है। 124 से 147 सारे अनुच्छेद परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, बस इतना पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कौन अनुच्छेद आते हैं। तो वहां आपको 124 से 147 याद कर लेना है कि 124 से लेकर 147 अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। 124 को याद कर लीजिएगा कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन से संबंधित है। बाकी सभी 147 तक उच्चतम न्यायालय व किसी न किसी न्यायाधीश से संबंधित मामले लेकर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 148। तो अनुच्छेद 148 में भारत में जो लोकपाल का पद होता है वो भारत में महालोकपाल के पद को देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148। तो अनुच्छेद 148 याद कर लीजिए, भारत का महालोकपाल जो भारत में लोकपाल का पद होता है, ये लोकपाल का पद देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148। महालेखपाल लोकपाल में बोल दिया हूं, ये आप करेक्शन कर लीजिए। अनुच्छेद 148 में महालेखपाल का पद होता है। महालेखपाल ये देश का सबसे बड़ा पद होता है महालेखपाल का, और यही हर साल का जो आय व्यय का ब्यौरा होता है ये महालेखपाल पर भारत का इकट्ठा करता है, सही करता है। तो ये अनुच्छेद 148 में याद कर लीजिए, भारत का महालेखपाल। क्षमा चाहता हूँ, कहीं कहीं जल्दबाजी में हम महालेखपाल की जगह महालोकपाल बोल दिया हूँ। तो महालोकपाल नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 148 में याद कर लीजिए महालेखपाल का पद। यानी महालेखपाल का पद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 महालेखपाल का पद। महालेखपाल का पद संबंधित है अनुच्छेद 148 से। अनुच्छेद 148 महालेखपाल का पद देता है, भारत का महालेखपाल का पद देता है अनुच्छेद 148। तो याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट है 149। तो ये 148 हो या 149 हो, दोनों आपको महालेखपाल से ही संबंधित करना है। यानी अनुच्छेद 148 में भारत का महालेखपाल पद आता है, और 149 वाले अनुच्छेद में ये जो महालेखपाल होता है उनके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में चर्चा करता है कि अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो महालोकपाल का पद है, इनकी कर्तव्य क्या है, शक्ति क्या है, ये चर्चा करता है अनुच्छेद 149 और 148 में भारत का लेखपाल पद पर रहता है। तो ये आप अनुच्छेद 148 में मैंने बताया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकपाल का पद आता, महालेखपाल का पद आता है। तो अनुच्छेद 148 में भारत का महालेखपाल पद है, और इस महालेखपाल के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में चर्चा करता है अनुच्छेद 149। तो कैसा लगा आपको अनुच्छेद 114 से लेकर 149 तक आज के सेशन में मैंने चर्चा किया? क्या आप सभी को एक एक अनुच्छेद समझ में आया? कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने एक एक अनुच्छेद को बिल्कुल रख लिए होंगे और जीवन में आपको कभी भूलने नहीं देंगे। बस ये मैं
आप सभी से उम्मीद करता हूँ आप सभी कभी जीवन में एक अनुच्छेद को नहीं भूलोगे, और जब परीक्षा में हाल में जाओगे और किसी भी अनुच्छेद से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सभी सही लगा के आओगे और एक नौकरी लेकर आओगे, जिससे आपके घरों में के सपने, आपके माता पिता के सपने साकार होंगे। और निश्चित रूप से जब आप नौकरी पाओगे तो आपके माता पिता के सपने ही नहीं साकार होंगे, बल्कि गंगा एकेडमी परिवार का भी सपना साकार होगा, हमारा भी सपना साकार होगा। तो बस आप सभी से शाहिदे कोट प्रणाम करते हुए आप सभी को अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी मंच हम सभी का है, आप सभी का है। आप सभी का यहाँ गंगा एकेडमी परिवार से जुड़ना हमारे मोटिवेट की ओर हमें संकेत करता है, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाने को संकेत करता है। इस नाते आप सभी गंगा एकेडमी परिवार पर आइए, फटाफट आइए और चैनल पर आके सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वो वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। और हर वीडियोस को आप सब देखिए, 2-4 बार लगातार देखिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो और परीक्षा हाल में जाकर परीक्षा को क्रैक कीजिए और एक नौकरी लेकर अपना और अपने माता पिता के सपने साकार कीजिए। गंगा एकेडमी का उद्देश्य है कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक एक शिक्षा पहुंचाना, एक सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना। तो आप सभी बस फटाफट इस पर गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों और हर एक दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी परिवार संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। संपूर्ण भारत के हर एक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए, जिससे संपूर्ण भारत के हर गरीब परिवार में ये गंगा एकेडमी के चैनल के द्वारा हर परिवार शिक्षित हो, एक सरकारी नौकरी वाला हो। तो यही हमारा उद्देश्य है। गंगा एकेडमी का दिन रात उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक घरों में सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना, अधिक से अधिक घरों में शिक्षा उपलब्ध कराना। इस तत्वाधान में गंगा एकेडमी आपके साथ निरंतर जुड़ा है। आप सभी को निःशुल्क स्टडी प्लान के अंतर्गत गंगा एकेडमी परिवार आप सभी की संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने को लेकर वचनबद्ध है। तो आप सभी बस इतना साथ दे दीजिए कि हमारा लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी ऑल पे प्रेस कर लीजिए और उसे शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए। तो ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द आप सभी से। तब तक के लिए बाबा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सभी को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।